और दिल्ली वालों को देखिए, जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको सीबीआई का डर दिखा देते हैं, ईडी का डर दिखा के उस नेता का मुंह बंद कर देते हैं। ये तो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही हिंदुस्तान के अंदर। लोगों को बोलने का अधिकार नहीं। अगर आम आदमी बोलना चाहता है तो राजस्थान की सरकार भी उसे तंग करती है और दिल्ली की सरकार भी तंग करती है। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर, तब ये बात चली थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा। राहुल गांधी ने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। किसी ने पर्ची पकड़ाई और राहुल गांधी ने बोल दी 10 दिन में कर्जा कैसे माफ होगा, बताओ मुझे। और कर्ज माफ के लिए अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं, वो भी चाहे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर, स्टेट और दिल्ली मिलकर देश के किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। कर्जा माफी के आंदोलन को अगर हवा किसी ने दी तो नागौर के अंदर जब हमने हुंकार भरी थी और मध्य प्रदेश, मंदसौर और उन इलाकों में किसानों ने कर्ज माफी के आंदोलन को लेकर सीने पे गोलियां खाई और पूरे देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली थी। भाइयों, कर्जा माफ पहली आवश्यकता है। सरकार रात कैंप लगा रही है और बातें कर रही है और प्रधानमंत्री जी तो लग रहा है किसानों के इतने विरोधी हो गए, उन्हें किसान नाम से ही नफरत हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को चाहिए कि वोट लेने के लिए खाली ईडी, सीबीआई के अलावा किसान जवान की जो मौलिक समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं, उनका समाधान करे। किसान का कर्जा राजस्थान के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ हो, देश के किसान का कर्जा माफ हो। भाइयों, ये 4 सालों के अंदर कर्ज नहीं चुकाने के कारण 19,422 किसानों की जमीन कुड़क कर ली सरकारों ने। इससे ज्यादा क्या बात होगी, आप बताएं मुझे। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे किसानों के बेटे जीतते तो समाज के नाम से और किसान के नाम से। कोई अशोक गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता है, कोई वसुंधरा को अपनी मम्मी कहता है और वोट आपसे लेता है और मम्मी पापा दूसरों को कहते हैं। उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना होगा। हमें ऐसे लोगों को जिताना है। एक आप लोग क्या दयालु बहुत हो, आपको दया आ जाती है, लेकिन दया एक बार ही करो, दोबारा नहीं। अगर कोई कपड़े फटा हुआ सड़क पे घूम रहा है तो उसको एक बार अच्छे कपड़े बना दो और एक बार सिखा दो, और फिर भी वो नहीं मानता है उसको घर बिठा दो, दूसरे को मौका दो। ऐसे तो जीवन निकल जाएगा, कैसे काम चलेगा। जिस डूंगरगढ़ के अंदर मैं भाषण दे रहा हूं, वहां वीर तेजा जी के भक्तों की, जसनाथ जी के भक्तों की, राम साहब पीर भैरून जी के भक्तों की, तमाम जो हमारे बीगाजी महाराज के भक्तों की कितनी बड़ी संख्या है। हाँ, ये सही है कि पिछली बार भी आपने कांग्रेस भाजपा को हरा दिया था, लेकिन जिताया किसको? जिसको जिताया क्या वो काम करने में कामयाब रहा? जिस पुल से, ये जिस रेलवे ट्रैक से मैं आया हूँ, 15 मिनट 20 मिनट तो मेरी गाड़ी फंसी रही। अगर कोई एम्बुलेंस आए उसमें गंभीर मरीज हो, मुझे लग रहा है उसे ऊपर ही जाना होगा, इस ट्रैफिक के अंदर वो गुजर नहीं सकता। इस रेलवे के आरओबी का निर्माण अगर 4 साल में आपका विधायक ने करा चुका और वो अशोक गहलोत की गोद में बैठा हुआ है, मुझे तो अचंभा होता आपके एमएलए का। एक बार तो जब सरकार गिर रही थी तब हल्ला हुआ था कि मैया जी कहाँ गए, बोले पायलट के साथ गए, और शाम को हल्ला हुआ कि पायलट के बाड़े से निकल के गहलोत के चले। कितनी स्पीड से भागे होंगे देखो आप। तो गजब की फुर्ती, गजब की फुर्ती दिखाई दिन शाम। और काश ऐसी फुर्ती वो डूंगरगढ़ के विकास के अंदर दिखाते। मैं तो सत्ता के खिलाफ हूं, मोदी भी मेरे नाराज है, गहलोत नाराज, वसुंधरा मुझे देखना नहीं चाहती, फिर भी खींवसर के अंदर आप जाके देखिए, शायद खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 7-8 तो कॉलेज सरकार ने डर से खोल दिए थे। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने खोले, अब की सरकार ने 5 खोल दिए। और अब वहां झगड़ा सड़कों का नहीं है। नागौर, खींवसर, मेड़ता और इन इलाकों में झगड़ा यह है कि सड़क 375 नहीं 5.5 मीटर बने, ये झगड़ा चालू हो गया। 375 का तो झगड़ा ही समाप्त हो गया। और मुझे लग रहा बीकानेर में तो जहाँ कोलाहित के अंदर 14 को प्रभु जी और ये रैली कर रहे हैं, वहां तो अभी भी ऐसे गांव होंगे जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े। मैंने राजस्थान को नापा है, जगह जगह बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ के जनप्रतिनिधि सुस्त और कमजोर है, उन इलाकों में विकास नहीं हो रहा है। डूंगरगढ़ प्यासा है, डूंगरगढ़ की धरती पानी मांग रही है,
वो पीने का पानी यहाँ का आम आदमी मांग रहा है और सिंचाई का पानी यहाँ के लोग मांग रहे हैं। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, 60 साल पहले इंदिरा गांधी नहर सहित हरियाणा से जो नहरें आती है, अगर राजस्थान के अंदर उन नहरों से सिंचित क्षेत्र बढ़ा दिया जाता तो हमारे बच्चे भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते। लेकिन नेताओं की सोच अच्छी नहीं थी। उनकी सोच थी कि मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और मेरा भतीजा या मेरा भांजा इससे आगे नहीं बढ़े और आपको विकास के अंदर पीछे धकेल दिया। मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि आप महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, मद्रास गए, बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, आपने वहां पे समाज का मान सम्मान बढ़ाया और यहाँ से हजारों हजार बच्चों को वहां रोजगार दिया। और उसी के परिणाम है कि आज हमारा समाज, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई, ओबीसी के दूसरे भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो हम 50 साल पहले आगे चले जाते। आज अगर हम आगे आए हैं तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। दुरुपयोग भी है, चीज का अगर उपयोग होगा दुरुपयोग भी होगा। गलत तरीके से सोचें तो कोई सही बात सोचता है उसका उपयोग है, और गलत बात चाकू है, सब्जी काटने काम आता है और किसी को मौत के घाट भी उतार देता, उतारता नहीं उतारता। तो सही सोचें। अगर सही सोच के साथ अपन चलें तो जो क्रांति आई इस देश के अंदर वो पिछले 8-10 साल के अंदर ही आई है, जब मोबाइल नेटवर्क आया 15 साल में, सोशल मीडिया आया, इंस्टा और आपके दूसरे ट्विटर आया, इससे आप एक दूसरे को जानने लगे। आज हनुमान बेनीवाल डूंगरगढ़ के अंदर सभा को संबोधित कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। इस क्रांति जो आई है ये बहुत कम समय के अंदर आई है। मैं भाइयों एक बात आपको और कहना चाहूंगा, विशेषकर नौजवानों को, कि नशे की प्रवृत्ति से राजस्थान और देश का नौजवान खात्मे के कगार पे। सबसे ज्यादा भोले भाले हमारे किसान के बेटे, वो किसी के झांसे में आ जाते हैं। अफीम की उंगली चटा दी किसी ने, 2 बार उंगली चटाई, क्या मजा आ गया, तीसरी बार में अफीम का आदी हो जाएगा। इसमें एक एमडी, चर्च, गांजा, मेरे विरोधी तो मेरे लिए भी कह देते हैं कि हनुमान जी इतना कैसे घूम रहे कि अफीम खाते हैं, देखो दिमाग खराब हो रहा है उन लोगों का। अरे अगर मैं ही अफीम खाता तो फिर मैं सत्ता के अंदर कभी का चला जाता। अफीम खा के 2003 में ही सत्ता में थे, मना कौन कर रहा था? अफीम खाता और वसुंधरा के साथ घूमता, कौन मना करता? मुझे कोई करता क्या? मना 2003 में चला जाता, फिर मेरे 20 साल खराब क्यों करता मैं? ये विरोधियों की बातें, उनको तकलीफ है, ये क्यों घूम रहा है, ये क्यों जगा रहा है, ये क्यों होशियार कर रहा है। ये होशियार करना हमें भी जाना पड़ता है। लोग कहते हैं हनुमान जी घूम रहे हैं, आप क्यों नहीं घूम रहे हो? तो पड़े पड़े वोट नहीं देंगे, इसलिए वो जा रहे हैं आपके बीच, जाके इस तरह की बातें करेंगे। आप चिंता नहीं करें, मेरे से रात को 2 बजे भी आप मिलते हो, दिन में भी मिलते हो, और ये चिंता जरूर मेरी करते हो कि हनुमान जी किस मिट्टी के बने हैं, जो रात को चलते हैं, दिन में चलते हैं। और सरकार मेरी नहीं है, फिर भी मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, मैं मना नहीं करता कि आपका काम नहीं करूंगा। मैं फोन उठाता हूं, एसपी, आईजी, डीजी, कलेक्टर, जिसको फोन करना होता है फोन करता हूं, गरीब को गणेश मान के सेवा करता हूं। और इसी का परिणाम है कि आज तपती धूप के अंदर अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए हजारों लाखों की तादाद के अंदर खड़े हो। मुझे याद है जब 2018 के अंदर बीकानेर की रैली हुई थी, वो रैली सबसे बड़ी रैली थी। उस जो मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड था उसको न तो कोई भर पाया और न कोई भरेगा। हाँ, कुर्सियां लगा के तो भर सकते हैं, ये सही बात है, कुर्सियां लगा तो थोड़ी थोड़ी कर, जैसे मोदी की सभा में कुर्सियां लगाते हैं, और भाजपा की सभाओं का ट्रेंड है कि 10,000 कुर्सी लगा देंगे और उस भीड़ को 1 लाख बता देंगे। हम कुर्सियां नहीं लगाते, कुर्सियां लगाई ना 150 आप मेन लोगों के बैठने के लिए, बाकी सारे लोग बैठते हैं। हमारे इस गर्मी के अंदर देखो तापमान कितना है, फेट सड़क तक हजारों लोग इधर उधर होंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने साधनों से आए, हमने एक भी साधन नहीं लगाया। ये होता है अपने व्यक्ति के लिए समर्पण। और मुझे पूरा विश्वास है कि डूंगरगढ़ का 1 लाख वोट और शेड्यूल कास्ट का 50,000 वोट, और हमारे जो भाई हैं सिद्ध, ये तो हमारा खून का रिश्ता है, सिद्ध, जड़, सिख, विष्णु, ये तो सब अपने एक हैं। ये मेघवाल लोग आ जाएंगे, नाइक, बावरी समाज के लोग आ जाएंगे, ओबीसी के हमारे भाई आ जाएंगे। डूंगरगढ़ के अंदर तो ब्राह्मण, बनिया, तमाम समाज मेरे से कांटेक्ट है। वो कहते हैं कि साहब विकास कराओ, 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। आपके यहाँ एमएलए मैंने देखे कई लोगों को, तो किस तरह के विधायक चुन चुन के आप भेजते हो जो मजाक के पात्र बन जाते हैं राजस्थान के अंदर। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। इस बार एक चीज तय करनी है कि हमें
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक डूंगरगढ़ से बनाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ से तूफान चलेगा। मारवाड़ कहाँ है वो भी बता दूं मैं आपको। आप थोड़े से मारवाड़ के कोने पे हो, सुजानगढ़ डूंगर, वैसे मारवाड़ में आते हो आप लोग, थोड़ा सा ही मानते में थोड़ा सा अटके। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, 43 सीटें मारवाड़ की और 35 सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 नंबर और 2 नंबर पर रहेगी। 35 सीटों पे 25 से ज्यादा सीटें मारवाड़ के अंदर जीतेंगे। एक एक दो दो तो आप भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 2-3 बीकानेर से निकालना, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू से बैठे हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, भरतपुर, अलवर। बन गई सरकार आपकी? कैसे नहीं बन रही बताओ? कई जगह वोट ले लेंगे और जहाँ ठीक ठाक वोट है वो दे देंगे अपने भाइयों को, मिलते जुलते भाई आ जाएंगे अपने सारे के सारे। ये चोमू से बैठा मेरे छुट्टन यादव, आप बताओ, इसने 45-50 हजार वोट लिए। पिछली बार आसिंद के अंदर गुजर उम्मीदवार था, 45-50 हजार वोट लिए। कोटपुतली से लेके, नीम का थाना सीकर से लेके और बल्लभनगर में जो ताजा चुनाव हुआ था 1 साल पहले, वहाँ उदयलाल डांगी जो किसान के बेटे हैं, उन्होंने 50 हजार वोट लेके भाजपा की जमानत जब्त करा दी थी उदयपुर के मेवाड़ के अंदर। जिस मेवाड़ को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई और लगती दरियावत ट्राइबल की सीट थी, उसमें आरएलपी बीटीपी का समर्थित उम्मीदवार भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेलता है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, एक ही चीज तय कर लो। अगर कोई भाई कांग्रेस के अंदर बैठा है, अपना काम निकाल रहा है, तो 2-1 महीने काम निकाल लो। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो, टूट पड़ो अपने भाई की तरफ, सारे आरएलपी के अंदर आ जाओ। कोई बीजेपी के अंदर बैठा है, कोई अर्जुन राम मेघवाल से काम निकालना चाहता है, निकाल लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम निकलेंगे नहीं उससे, ये भी मैं आपको, मैं जानता हूं उनको। काम निकाल लो, मौका लगते ही अपने भाई की मदद कर दो। जब मैं तुम सब के लिए अपना जीवन समर्पित करके सत्ता छोड़ के लड़ाई लड़ रहा हूं, तो तुम 23 की लड़ाई इस किसान कौम के लिए और किसान जवानों के सपने के राजस्थान के लिए लड़ो। भाइयों, आज जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, हर पेपर आउट हो रहा है। आप देखिए, आरपीएससी एग्जाम करा रही है, आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाड़ोली को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और जाड़ोली कहता है कि मुझे अगर पकड़ लिया, मैं तमाम नेताओं के नाम ले दूंगा जो मेरे साथ शामिल है। उसको रोक दिया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग, पेपर आउट होता है, भर्तियां रद्द हो जाती है। ये भर्ती रद्द का सिलसिला कोई यहीं से नहीं चला, वसुंधरा के समय भी भर्तियां रद्द हुई थी और गहलोत ने वसुंधरा का रिकॉर्ड तोड़ा, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा, पेपर लीक का रिकॉर्ड तोड़ा। और भाइयों, राजस्थान के अंदर ईडी की एंट्री हो गई। पहले टीडी आई थी और अब राजस्थान में ईडी आ गई और ईडी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी बौखला गए ईडी को देख के। आप मुख्यमंत्री जी, आप कौन सी कार्रवाई नहीं करते? आप ऐसी भी कार्रवाई करते हो, जो आपके खिलाफ बोलता है उसके मुकदमे दर्ज करते हो। आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे राजस्थान के अंदर, सिर्फ कांग्रेस के लोगों के काम होंगे, बाकी नहीं होंगे। आप कौन सी पक्षपात नहीं करते? आप भी द्वेषता रखते हो, तो दिल्ली वालों को मौका लगता है, वो तो काम ही कर रहे हैं, उनका तो धंधा ही है दिल्ली वालों का, वो तो सरकार में ही ऐसे ही बैठे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो अपने हिसाब से तो वोट नहीं डाल रही बीजेपी के, डर लगता है कहीं साड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी 24 के अंदर। ये डर हम लोगों को सता रहा है। भाइयों, ईडी यहाँ पे आई है, ईडी को लेके आरएलपी ने मामला उठाया था और पेपर लीक को लेके लोकसभा के अंदर भी मामला उठा, रीट का एक एग्जाम रद्द हुआ और सिविल लाइन पे हजारों की तादाद के अंदर आप लोग गए थे। हमने ईडी और सीबीआई जांच की मांग की थी। गहलोत ने एक भी जांच सीबीआई को नहीं दी आज तक। अगर एक जांच भी सीबीआई को दे देते तो हम मान लेते कि गहलोत जी, आपकी मंशा साफ है, आप सीबीआई को दे नहीं रहे हो। राज्यपाल जिसको दिल्ली नियुक्त करती है, ये ईडी पहले ही आ जाती, कौन रोक रहा था? लेकिन इनको भी चुनाव के साल में ईडी को भेजना है, भेज के सौदेबाजी करेंगे। तुम हमारे लोगों की रखवाली करना स्टेट के अंदर, हम तुम्हारे लोगों की रखवाली करेंगे और फिर मिलजुल के खा लेंगे दोनों। अशोक गहलोत ने कहा कि जब मेरी सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कहा था कि नहीं कहा था? और ये मैंने कब कहा था? 2009 में कहा था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, इसलिए हनुमान बेनीवाल अलग चलेगा राजस्थान के अंदर। और 15 साल से
उसी लड़ाई को आगे लेके चल रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि ईडी खाली नोटिस देके अपना टाइम पास नहीं करे, लोगों का टाइम खराब नहीं करे। ईडी मुकदमा दर्ज करे, उन तमाम राजनेताओं के नाम उजागर करे जो पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त है। उन तमाम नेताओं के नाम उजागर करे जिनके रिश्तेदार कोचिंग चला रहे हैं, जिनके कोचिंग सेंटर है, जिन पे आरोप लगे थे, उन लोगों को भी ईडी को खुला करना चाहिए। भाइयों, आरपीएससी बहुत बड़ा लेन देन इस मामले के अंदर हुआ और हम मांग करेंगे आज भी इस माध्यम से कि ईडी को खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए दुरुपयोग नहीं करके इसमें जो भी धन का लेन देन हुआ है उसके अंदर सरकार ईडी मुकदमे दर्ज करे, उन लोगों की गिरफ्तारी करे, ये हम मांग करते हैं। और अशोक गहलोत से भी एक मैं मांग करूंगा। अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। खुद कहते हैं, अरे मुख्यमंत्री जी, जब आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप मुख्यमंत्री हो, या तो झूठ मत बोलो और सच बोल रहे हो तो गिरफ्तार कर लो। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? संजीवनी के अंदर दिल्ली के मंत्री पे आरोप रोज लगा रहे हैं, तो आप बता दो कि दिल्ली वाले आप मिले हुए तो नहीं हो, या तो आरोप लगाना बंद करो और या सच्चाई उजागर करो। ये तो हंसी मजाक का खेल हो गया। क्या आप लोगों को बरगला रहे हो, लोगों के अंदर भ्रामक प्रचार फैला रहे हो? आपकी मंशा क्या है? उस मंशा को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई दोषी है कार्रवाई करो और कोई दोषी नहीं है तो बंद करो बात, क्योंकि सीएम के पास सारी ताकतें हैं। एक बार विधानसभा के अंदर वसुंधरा खड़ी होकर बोली, जब मैं बोल रहा, बोले आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा मैडम, मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं, मैंने कोई लूट खसोट नहीं करी, मैं तो जवानों के लिए लड़ता था। आप मुख्यमंत्री हो राजस्थान की, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे गिरफ्तार करो, और अगर आपसे मैं नहीं होता हूं तो आप इधर मेरी कुर्सी पे आओ, सीएम वाली पे मुझे भेजो, यही पकड़ता हूं आपको इसी समय। तो कर रहा मुझे गिरफ्तार। बातें कहने से अलग होता है कि आप तो आपराधिक प्रवृत्ति को, खुद की प्रवृत्ति का पता ही नहीं कि जिसके साथ फेरे लिए उसका आज तक पता नहीं वो कहां धक्के खा रहा बेचारा। वो हमारा जाटों का राजा धौलपुर वाला महाराज, वो धौलपुर छोड़ के कभी का चला गया। बताइए आप किस तरह राजस्थान को लूटा आपने। जाट की बहू, गुजर की बेटी, उसकी समदन राजपूत की बेटी, पता नहीं कितने कितने समाजों की बात करके बड़े बड़े लोगों को ठगा। हर कोई चुनरी ओढ़ा रहा, हर कोई मैडम का हाथ फेर रहा है चुनरी। क्या सिस्टम है बताओ मुझे। तो बहुत गलत तरीके से लूट खसोट इन दोनों ने मिलके की राजस्थान के अंदर। और अशोक गहलोत खुद ही बोल गए कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूं। भाइयों, 20 सालों में शायद जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन बने और सदस्य बने, मैं कहता हूं इन्होंने अपने 100 रिश्तेदारों को आरएस टॉप करा रहे हैं, आरजेएस करा रहे हैं। उनके 2nd डिवीजन ग्रेजुएशन में, 3rd डिवीजन 10th 12th में, और पोस्ट ग्रेजुएट में 2nd डिवीजन। वो कैसे टॉप कर सकता बताइए मुझे। ये इसकी जांच कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई के लिए लिखे, सीबीआई जांच करेगी। स्टेट लिख नहीं रहा है, दिल्ली वालों को मतलब नहीं, वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं। एक आरोप, जब कोरोना आया था 19 में, कोरोना आया तो मैंने मोदी का भाषण सुना। हम चुन के गए थे नए नए, तो मोदी ने कहा कि कोविड आ गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत में कोविड नहीं फैलेगा। हमने सोचा भाई मोदी जी कोई बात हुई होगी किसी डॉक्टर से या कोई सीनियर आदमी से, वैज्ञानिक से, कोविड नहीं फैलेगा। और जैसे ही कोविड फैला, मुंह बांध के सारे भाग गए और कितने लोग खत्म हुए। और सेकंड जब लहर आई, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर लोगों ने दम तोड़ा था, न रेमडेसिविर था, न वेंटिलेटर। और आईसीयू वार्ड के अंदर भर्ती कराने के लिए, गैस सिलेंडर के लिए किस तरह के सिफारिश हम लोगों को करनी पड़ी आपको पता। हम तो खुद मौत के मुंह के अंदर गए थे। कितने नेता चले गए, कितने अधिकारी चले गए, ये पुलिस फोर्स के जवान खड़े हैं। ये तो अच्छा रहा कि इनका वैक्सीनेशन हो गया 2nd लहर से पहले। अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो बहुत बड़ी तबाही इस देश के अंदर मच जाती। फिर भी भाइयों, इस देश में 50 लाख मौतें हुई कोरोना से। कितनी? 50 लाख मौतें हुई। जब लंपी आई क्या हो गया बताओ मुझे। मैंने बोला लोकसभा के अंदर, तो हमारे एमपी बीजेपी वाले हंस रहे थे
कि यार कहाँ लंपी आई, क्यों ऐसे ही भ्रामक प्रचार कर रहे हो। और लंपी से गाय ने दम तोड़ दिया। गांव के अंदर हाहाकार मच गया। गांव के अंदर इतनी 200, 300, 400 गौ माता काल कलवित हो गई। और कई जगह स्थिति ऐसे हो गई कि वहां हवा के अंदर प्रदूषण फैल गया। कई जगह प्रशासन को जेसीबी ले जाके वहां खड्डे खोद के और उनका वो करना पड़ा, उनको जमीन के अंदर गाड़ना पड़ा। ये स्थितियां इस राजस्थान के अंदर हमने देखी है, आपने देखी है। जिम्मेदार कौन है इसका? उड़ीसा में 2019 में आई थी लंपी, बंगाल में, तब टीका ले आते इसका। अपना गौ माता की जय बोलते हो, गाय के नाम से वोट लेते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भाइयों, ये महंगाई रात कैंप चला रहे गहलोत जी, इसमें खुद की ब्रांडिंग के अलावा क्या कर रहे हैं बताएं मुझे? कोई नेतृत्व बीजेपी का है नहीं। अगर गहलोत जी को राहत देनी है तो बजरी माफिया का ठेका निरस्त करें। बजरी की दरें जो 700 रुपए हैं वो 50 रुपए करें। 650 जो दर है उसको 50 रुपए करें। पेट्रोल डीजल हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर हमसे 10-15 रुपए सस्ता है। राजस्थान के अंदर भी टैक्स कम करें, वेट कम करें, जिससे लोगों को राहत मिले। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में कहीं विपक्षी भूमिका के अंदर नहीं रही। अगर विपक्षी भूमिका किसी ने निभाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक, चाहे रीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, चाहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, विधानसभा से सस्पेंड हुए, हमेशा बेल के अंदर धरने पे। अगर विपक्ष का काम किसी ने किया तो आरएलपी ने विधानसभा में, और हनुमान बेनीवाल ने, चाहे ईआरसीपी का मामला हो, 13 जिलों की जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, दिल्ली में बढ़ती महंगाई को रोकने की बात हो, टिड्डी कोरोना की बात हो, राजस्थान के लंबित मुद्दों का मामला, पंजाब हरियाणा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। अगर इस आवाज को पुरजोर तरीके से बल दिया तो नागौर के सांसद ने इस प्रदेश के किसान और जवानों की पैरोकारी करी। अपने जिले के अलावा 25 लोकसभा क्षेत्रों की पैरोकारी करी। 24 सांसद मोदी का जयकारा लगाते हैं, एक सांसद वीर तेजाजी महाराज और किसान कौम का जयकारा लगा के इस किसान कौम के तमाम मामलों की पैरोकारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर करता है। कई लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, उनको पता नहीं हनुमान बेनीवाल वो सांसद है जिसने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का आरक्षण बढ़ना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के अंदर। मैं आज फिर मांग करता हूं कि ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण भी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। ट्राइबल के हमारे भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों को, ओबीसी के हमारे भाइयों को जब तक समाजों में बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक इनके अधिकारी नहीं होंगे, जब तक इनके मजबूत नेता नहीं होंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कोई समाज नहीं जिसके पक्ष में मैंने लोकसभा के अंदर मामला नहीं उठाया। मैंने लोकसभा के अंदर ये भी बात कही थी कि मैं राजस्थान से आता हूं, लेकिन राजस्थान में जाट समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, मेघवाल और मुसलमान समाज से कोई हाईकोर्ट का जज नहीं है। और भाइयों, मेरे 2 बार आवाज उठाने के बाद एक मुस्लिम हाईकोर्ट के जज बने और एक मीणा समाज से भी हाईकोर्ट का जज आया है। ये बात उठाने का ताकत और कलेजा किसी का है, वो नागौर के सांसद का है, जो लोकसभा के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी की बात करता है। लोग घर से तो बात करके जाते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के लोग बोल नहीं पाते। भाइयों, ये हमारी जो भी एक में एसीबी का एंटी करप्शन ब्यूरो जो बना रखा है, ये सही बात है। उसका नाम है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मतलब भ्रष्टाचार रोकने का ब्यूरो। लेकिन उसमें आप देखोगे ना तो 80% उन लोगों की नियुक्ति होती है जो भ्रष्टाचार करके धाप जाते हैं पूरा, और उसको पचाने के लिए वो लास्ट में जाते हैं एसीबी में। मैं कई लोगों को कहता हूं, आप कहां जाना चाहते हो? क्या मैं सिर्फ एसीबी में जाना चाहता हूं और अगली बार आपके पास आ जाऊंगा। मैं क्यों? क्या कि बहुत कुछ कर लिया, 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ पचाए कैसे? तो घूम घूम के टाइम पास करना। एसीबी में चले जाएं, कोई पकड़े नहीं, वहीं जाके बैठ जाओ। एसीबी की अगर जांच की जाए ना खुद की, तो 80% एसीबी में सारा भ्रष्टाचार वहीं मिलेगा। जगह जगह एडिशनल एसपी बिठा दिए, आपने चौकियां खोल ली। काम क्या कर रहे हो चौकी वाले? वो पहले ही कह देते हैं
मेरे पास सारी सूचना, चुपचाप पैसे दे जाना। सारों की बंदी तय है राजस्थान के अंदर, इसको कौन रोकेगा? मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, सशक्त लोकायुक्त बने। लोकायुक्त तो है यहाँ पे, मैंने लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ी थी। उस लोकायुक्त की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था 12 मुकदमे कि मुख्यमंत्री पे एफआईआर दर्ज की जाए। लोकायुक्त रिपोर्ट किसको करता है? सीएम को करता है, सीएम को रिपोर्ट करता है। रुक रहे, सीएम को रिपोर्ट करता है। और सीएम खुद के खिलाफ एफआईआर कैसे करेगा बताओ मुझे? अभी मुझे कोई कह दे कि हनुमान जी आपको आपके खिलाफ कार्रवाई करनी, मैं कैसे करूंगा? आप बताओ मुझे। लोकायुक्त ने वसुंधरा गहलोत के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज करने की रिकमेंड करी, वो कैसे कर सकते हैं? अगर लोकायुक्त के पास शक्तियां होती तो लोकायुक्त खुद मुकदमा दर्ज करता और उन्हें सलाखों के पीछे डालता। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, ये मांग भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है। भाइयों, एसीबी ने 2 सालों में 556 लोक सेवकों के खिलाफ परिवाद दर्ज किए, लेकिन 514 अधिकारियों के खिलाफ इनके विभागों के मुखिया ने जांच की अनुशंसा नहीं की, मुकदमे दर्ज नहीं हुए। 500 से ज्यादा मामलों में ट्रैप हो गए, पकड़े गए रंगे हाथों, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली और कई मामलों में एफआईआर लग गई और कई मामलों में जातीय दबाव बना के किसी जाति का व्यक्ति पकड़ा गया और उस जाति के नेता अगर मजबूत है और सरकार को लगता है कि जाति से वोट मिल सकते हैं और इस आदमी को फ्री करने से हमें 5 वोटों का लाभ मिल सकता है, एफआईआर दे दो। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली तो इसमें कौन बदलाव करेगा? हम मांग करते हैं कि जो व्यक्ति ट्रैप हो जाता है उसे तब तक फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए जब तक उसका फैसला नहीं हो। अलग अदालतें जरूर बनाई है, लेकिन अदालतों में सूचियां लंबी पड़ी है। अगर ट्रैप के बाद भी आप अगर सबूत मांगते हो और वेट करते हो और उस व्यक्ति को वापस फील्ड पोस्टिंग देते हो और वो 60 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद आप क्या बिगाड़ लोगे? 2 साल से ज्यादा सजा नहीं है आपकी, स्टे ले लेगा अकेला, जीवन निकल जाएगा उसका। तो कुछ न कुछ इस मामले में सरकारों को सोचने की आवश्यकता है। आज आरपीएससी के चेयरमैन का नाम बार बार आ रहा है। चेयरमैन को ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए। चेयरमैन पे हमने आरोप लगाए थे, जब जब प्रमोटिव पुलिस के अधिकारी आरपीएससी के चेयरमैन बने, चाहे हबीब खां गोरान हो, अपनी बच्ची के नंबर पर डालिए, खुद के ही बताओ। मैंने कहा क्या कर दिया आपने? तो लोग कह रहे थे कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि दूसरों का तो मदद रोज ही करते हैं, खुद का भी तो करना चाहिए, कभी खुद ही लेके और कॉपी बढ़ा दिए नंबर। आप बताइए, ये अब की बार बने आपका श्रोत्रिय, जब जब प्रमोटी बने भट्टा बैठ गया आरपीएससी का, तो इसमें एफआईआर दर्ज करके इसको सजा देनी चाहिए। डूंगरगढ़ के ज्ञापन है ना, ज्ञापन कहाँ है? ज्ञापन हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेके हम महापंचायत, हुंकार रैलियां, हल्ला बोल सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सोई हुई बीजेपी भी हमें देख के थोड़ा थोड़ा काम चालू कर रही है, वो भी जग रही है सरकारें, डर गई सरकारें आपसे, क्योंकि सबको पता है कि राजस्थान का रिजल्ट अगर ठीक नहीं आया तो आगे ये सेमीफाइनल है, फिर फाइनल में नहीं जीता जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार आप लोग मदद कर दो, आप अपनी ताकत दिखा दो, बदलाव हो जाएगा। किसान के बेटों पे फिर कभी गोली नहीं चलेगी, कोई गैंगस्टर किसी किसान के बेटे पे गोली नहीं चलाएगा। कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसी बहन अबला की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों पे ऐसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर विचरण करती है। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। हमारे मुद्दे, स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया जाए। पिछली जब महारैलियां थी उसमें स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए थे, लेकिन इस सरकार ने वापस स्टेट हाईवे पे टोल चालू कर दिया। ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए जाए। कृषि हेतु
मुफ्त बिजली की बात हमने करी, लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, फसल बीमा का क्लेम प्रीमियम ले लेते हैं, लेकिन बीमा कंपनियां मोटे स्तर पर रिश्वत देके सरकार को सेट कर लेती है और क्लेम नहीं मिलता। ये पूरा क्लेम पूरे राजस्थान के हर किसान को तय समय पे मिले। डूंगरगढ़ की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप तय कर लें, पूरा क्लेम किसानों को जो है वो डूंगरगढ़ के अंदर हम दिलाएंगे। ये जितने भी रिक्त पद पड़े हैं प्रदेश के अंदर, 4 लाख खाली पद पड़े हैं, नौकरी की घोषणा करिए, 100 गहलोत करें 1 लाख लगा देंगे, वो 4 लाख खाली पद भरे जाएं। बेरोजगारी भत्ते की जो सरकार ने घोषणा करी, वो बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता मिले। पेट्रोल डीजल का वेट हम करें, कम करें। लंपी के अंदर जो गाय काल कवलित हुई, उन पशुपालकों को राहत दें। बढ़ते अपराधों को रोकथाम के लिए कानून की नीति बनाई जाए। डूंगरगढ़ के कुछ इश्यू है, 10 गांवों को जोड़ने वाली डेलवा से लादड़िया सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जाए, इसको भिजवा रहे हैं हम आप लोगों के। डूंगरगढ़ के विदासर रोड पे आरोपी, इसकी तो मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि 2-5 दिन में इसकी स्वीकृति जारी करा के जल्दी काम चालू कर देंगे। इसमें बनने में थोड़ा समय लगेगा, कहीं आप कह दोगे एक ही दिन में खड़ा कर दो, वो नहीं होगा। एक दिन में टेंडर होगा, काम चालू जल्दी करा देंगे और स्पीड से इसको बढ़ा देंगे। बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 70 साल की समस्या है, समाधान में समय लगता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दिल्ली वाले जो सड़क मंत्री है, ये मेरी छोटी मोटी बात मानते हैं, ये मैं आपका करा दूंगा। इसमें अर्जुन राम को कहने की आपको आवश्यकता नहीं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। डूंगरगढ़ शहर के पानी बारिश को लेकर जो निकासी का मामला है, इसकी भी हम आपके करवा रहे हैं। इसको भी ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार है तो आवश्यक कार्रवाई, तो पूरे राजस्थान की समस्या है, इसकी भी बात करेंगे। डूंगरगढ़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार की हम लिख के देके उच्च स्तरीय कमेटी से जांच भी करवा देंगे। डूंगरगढ़ में पत्रकारों की एक बात आई भूखंड की, बिल्कुल लिखेंगे। डूंगरगढ़ क्षेत्र में स्थित अस्पतालों विद्यालयों में रिक्त पद भरे जाएं। शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था, नहरी पानी की उपलब्धता करवाने की बात हम लोग करेंगे। गैर कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इसका समाधान भी कराएंगे। आपको पता है पिछली बार जब आपका किसानों का, जब मैं विधायक था, बहुत बड़ा धरना 17-18 के अंदर लगा था। रात को मैं आया था उस धरने के अंदर और आपकी सारी मांगे भी बनाई थी। मैं कोई पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं तो हमेशा जहाँ भी आवश्यकता होती है आपके बीच खड़ा मिलता हूँ। डूंगरगढ़ में लोड के अनुसार नए GSS, ये एक बात तय कर लेते हैं कितने GSS बनाने, उतने GSS आपके डूंगरगढ़ में सारे स्वीकृतियाँ करा देंगे। और ये कोशिश करेंगे चुनाव से पहले सारे तैयार हो जाएं आपके, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। बिजली की पुरानी लाइनों को तत्काल दुरुस्त करने और जलदाय विभाग के पास लंबित नए नलकूप ऑडिट के नाम पर गैर करते, ये जो गलत भेज रहे हैं आपको बिल, इन सब का भी वापस हम करवा देंगे। ये जितना मांग पत्र डूंगरगढ़ का, बीकानेर का और तमाम जो राजस्थान की समस्याएं लेके आज हजारों की तादाद के अंदर आपने आके मुझे संबल प्रदान किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे भी लड़ते लड़ते 25 साल से ज़्यादा समय हो गया। 1993-94 से लेके विश्वविद्यालय कॉलेज के ज़माने से, पारिवारिक संघर्षों से, समाज के माफियाओं से, पर्यटन भूमाफिया, शराब माफियाओं से, बड़े नेताओं से जिनके नाम की तूती बोलती थी, एक किसान के बेटे ने लंबी लड़ाई लड़ी, अपनी विचारधारा नहीं बदली। मेरे सामने से सत्ता कई बार गुजरी और कई बार धन संपत्तियां भी गुजरी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपनी नीयत को डोलने नहीं दिया। हमेशा एक ही बात का ध्यान रखा, मैं उसमें करोड़ों लोगों की आस्था है, मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा। पहले अगर कोई लड़ते तो हमें लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, पहले वाले लोग सो गए थे, इसलिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर जिले के नौजवानों का कि राजस्थान में अगर नौजवान सबसे बड़ी तादाद के अंदर हल्ला बोल करते हैं तो बीकानेर का नौजवान, शेखावाटी के नौजवानों की तर्ज पे हर मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आह्वान, एक छोटे से ट्वीट के बाद हजारों की तादाद के अंदर आप कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हो। लूणकंसर से लेके तमाम खाजवाड़ा से लेके इन इलाकों में लगातार हमारे छोटे भाई एक्टिव है, मजबूत स्थिति में। मैं चाहता हूं
कि नई पीढ़ी के नेता बने, नए नेता बने। नए नेता तैयार करने का अगर मंच है, कोई फैक्ट्री है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो सबसे ज्यादा नए नेता तैयार करती है। भाइयों, एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा करें। मेरी लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी लड़ाई आपकी है, खुद की। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मुझे दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है। दिल्ली में लोग कहते हैं कि कोई मार्कशीट मंगवा सकते हो क्या, आप डिग्री दिलवा सकते हो क्या? हमारे यहाँ तो बंद हो गई, वहाँ फर्जी डिग्रियां मिल रही है। आप साहब राजस्थान चाहते हो, वहाँ तो बीजेपी की 150 सीट आएगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। मुझे चिढ़ है इस बात की, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं परिवर्तन करूंगा राजस्थान के अंदर, मेरे भाइयों को सिंहासन तक लेके जाऊंगा। सिंहासन का रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। भाइयों, नेता तो आपके जिले में भी बहुत हैं। टोल के ठेके ले लिए, रॉयल्टी के ठेके ले लिए, अथाक पैसा है। मुझे लग रहा है कि ईडी इधर नहीं आ जाए घूमती घूमती, इसका भी ध्यान रखना, कोई पता नहीं चलता ईडी का। एक हनुमान बेनीवाल है, मैं ऐसे ही थोड़ा ही कह रहा हूं, ऑनलाइन सर्च कर लो। मेरे हिसाब से देश के शायद सबसे गरीब एमपीओ में अगर नाम आएगा तो 1-2 नंबर पे मेरा ये गरीब एमपीओ में देश के अंदर, ये भी तय। ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें आप आजकल ऑनलाइन है सारा सिस्टम। फिर भी कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल के पास राजस्थान में 1 इंच जमीन है, किसी टोल में ठेका है, बजरी में ठेका है, शराब में ठेका है, फार्म हाउस है, ये है वो है, सबको पता है। एक व्यक्ति एक विचारधारा लेके चला, जिद्दी हूं, मैंने जिद कर ली कि राजस्थान को बदलूंगा। मैंने जिद की कि वसुंधरा को उसके पास उसके दोस्त मोदी के पास भेजूंगा, भेज दिया। मैंने जिद की अशोक गहलोत के बेटे को हराऊंगा, हरा दिया। मैंने जिद की नए नेता तैयार करूंगा, इस भ्रष्टाचार का खात्मा करूंगा, अपराधियों को राजस्थान से भगाऊंगा और उन हार्डकोर अपराधियों को जिनकी तूती बोलती थी उनका भी ऑपरेशन किया। और अगर जिनका नहीं किया तो कई लाइन में है, अपने आप हो जाएगा, चिंता नहीं करें। आप तो एक ही चीज की चिंता करें, इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। मारवाड़ की स्थिति मैंने आपको बता दी, बीकानेर चूरू से हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ आप ये तय कर लें कि तमाम सीटें आरएलपी जीतेगी। शेखावटी तैयार हैं और राजधानी के अंदर चले जाओगे और एक बार राज आ गया उसके बाद आराम से फुटबॉल खेलना। आपका मन हो जाए गोल जैसलमेर के किले की तरफ करना है, उधर किक मार देना। धौलपुर तो आपका ही है, महारानी तो आपकी है जाटों की, उधर किक मार देना, कौन मना कर रहा है आपको। भाइयों, सत्ता से ही सब कुछ है। लोकतंत्र के अंदर कलम की ताकत से अपने लोगों का भला कर दो और जनता की ताकत से सरकार को झुका दो। सरकार को तो झुका ही रहे हैं, झुकाते झुकाते सरकार की आदत पटक दी झुकने की। लेकिन लोकतंत्र के अंदर चलेगी जब कलम की ताकत आपके पास आएगी। मैं धन्यवाद दूंगा बीकानेर के आरएलपी की पूरी टीम को कि हमारे जिस राजू बावरी की पुलिस ने वहां गलत तरीके से राजू को, नागौर की पुलिस ने जिस तरह हत्या का प्रयास किया, हत्या की, और उसके बाद बीकानेर छोड़ गए। वो खत्म हो गया था नागौर के अंदर, लेकिन खुद बचने के लिए बीकानेर के अंदर हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। शर्म आती है हमें ऐसी बात कहते हुए। और वहां का एसपी किस तरह झूठे बयान दे रहा है, ये भी एक शर्मनाक बात है। दुर्भाग्य कि आदमी अपनी पोस्ट पे बैठे भी ध्यान नहीं रखता कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। अगर गरीबों का हम ध्यान रखना छोड़ देंगे तो फिर कैसे गरीबों की रखवाली कौन करेगा? बताओ, ये गहलोत जी की सरकार है तो कहते दलित की सरकार है, शोषित की, ऐसी सरकारें हैं क्या? आरएलपी की टीम को धन्यवाद कि हमारी मेड़ता की एमएलए बैठी, सारी हमारी टीम, भाई विजयपाल, दानजी, माचरा जी, सारी टीम यहाँ पे 200 से ज्यादा नौजवान 2 दिन तक सरकार से लड़ते रहे और फिर जीत हुई। उन सबका इलाज हुआ जो जो दोषी थे। और आज चूंकि इंदिरा जी हमारे बीच इसलिए नहीं आई कि 12 तारीख को रिया उनके इलाके के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल है, इसलिए मैंने कहा कि आप 2 दिन वहां टाइम दो, यहाँ आपकी उपस्थिति यहाँ मान लेंगे लोग बाग। आप 2 दिन बीकानेर के अंदर थी, उन्होंने कहा मेरी छुट्टी भी करना, मैं दोबारा डूंगरगढ़ के अंदर वो आएगी। एक महिला किस तरह संघर्ष कर रही है आप देखिए, वो पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी पढ़ी लिखी महिलाओं से आगे संघर्ष करी, जूझ रही है वो अपने समाज के लिए, किसान के लिए और आरएलपी पार्टी के लिए। मैं तीनों विधायकों को धन्यवाद दूंगा। जब अमित शाह, बीजेपी के लोग और गहलोत सारी पार्टियां तोड़ रहे थे, बीटीपी टूट गई, कॉमरेड भाग गए,
बसपा भाग गई, लोकदल भाग गया, सिर्फ एक ही पार्टी राजस्थान का मान सम्मान बचा रही थी, वो आरएलपी थी। वो टूटी नहीं और न टूटेगी। ये मैं विधायकों को धन्यवाद दूंगा कि सुख और दुख के अंदर तीनों विधायक मेरे साथ खड़े रहे और मेरी अनुपस्थिति में भी विधानसभा के अंदर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और सड़क पे भी ये हमेशा लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरगढ़ में नौजवानों को और किसानों को ये कहना चाहूंगा, किसान आशीर्वाद रखें, नौजवान संघर्ष करें, एक ही चीज तय करें कि 23 के अंदर डूंगरगढ़ विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जानी चाहिए। क्योंकि आपने तीसरे मोर्चे को वोट डाला था पिछली बार जो वोट डाला था वो कम्युनिस्ट पार्टी को डाला था। कोई दिक्कत नहीं, वो व्यक्ति आपके भी लड़ाई लड़ रहा था और हम लेट आए थे और आपने कहा था अब के तो हाँ भर ली, लेकिन अब की बार तो मेरी हाँ तो 10 साल से एडवांस ही चल रही है, अब की हाँ इस बार मेरी रखना कि आरएलपी पार्टी बोतल का चुनाव चिन्ह है, इसके नुमाइंदे को हम चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे। तमाम आयोजकों को डॉक्टर विवेक मात्रा, दानाराम जी गिटाला, बीकानेर की पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को, मेरे विधायकों को, प्रदेश पदाधिकारियों को, सारी आरएलपी की डूंगरगढ़ की बीकानेर की टीम को जिन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको कि 10 बजे से लगातार आप मेरा इंतजार कर रहे हो। कई बार मैं आपसे माफी भी चाहता हूं कि सारे कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाता। बच्चे हर शादी में मुझे बुलाते हैं, आजकल फोटो भी छपवा लेते हैं, जिद करके बैठ जाते हैं। कई तो कहते हैं कि आप नहीं आओगे तो घोड़ी पे ही नहीं चढ़ूंगा, मुझे भागदौड़ करनी पड़ती है। अभी 6 महीने का समय है ना, थोड़ा सा मेरी भी चिंता करो। एक व्यक्ति है, हर जगह नहीं पहुंच पाता, मुझे माफ कर दो, दोबारा आता रहूंगा, फिर बाद में चाय पीने आ जाऊंगा और आ जाऊंगा घर पे। जिद नहीं करें और टेलीफोन भी काम हो तो ही करें। रात की 2 बजे फोन करके रहो, कहीं करो भाई जी छुट्टिया हो बैठा हो, ये क्या मतलब है चीजें। एक व्यक्ति को थोड़ा सोचने का टाइम भी दो, प्रयास ये करो। काम सारे बता दो मुझे, काम की कोई चिंता नहीं, काम कर देंगे। ये तो तय है, या तो राज आपका बनेगा और या आपके बिना नहीं बनेगा, ये भी तय है राजस्थान के अंदर। ये सरकार में आप रहोगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 5-7 मैं जयकारा आपसे लगा रहा हूँ, आप जय लगाएं। जय जवान, बोले तेजाजी महाराज की, बोले बिगाजी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, राम साहब पीर की, भैरू जी महाराज की, सालासर बालाजी की और डूंगरगढ़ की। हनुमान बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो। अभी श्री डूंगरगढ़ प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, आप सभी अपने अपने स्थान पे कायम रहें। अभी श्री डूंगरगढ़ प्रशासन हमारे बीच में मौजूद है और हमारे हनुमान जी बेनीवाल हमारी डूंगरगढ़ की मांगों का ज्ञापन उन्हें प्रदान करेंगे। श्री डूंगरगढ़ एसडीएम यहां पहुंच चुके हैं, श्री डूंगरगढ़ तहसीलदार जी भी यहां पहुंच चुके हैं। आप दोनों से मेरा आग्रह रहेगा, आप मंच पे आए और ज्ञापन ग्रहण करें। शेर सिंह जी भाटी, पूर्व सरपंच मोरखाना, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को एक निमंत्रण है, आमंत्रण है पूनम चंद जी सारण और प्रभु जी गोदारा की ओर से। 14 तारीख को आप सबको कोलायत पहुंचना है। श्री डूंगरगढ़ प्रशासन हमारे बीच पहुंच चुका है। प्रशासन मंच की ओर बढ़ते हुए श्री मुकेश कुमार जी, श्री डूंगरगढ़ एसडीएम हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आप सब किसानों की आवाज सुनने के लिए, और किसानों की आवाज हनुमान जी बेनीवाल इनसे रूबरू होंगे। मंच पे कार्यकर्ताओं से आग्रह रहेगा, थोड़ा स्थान बनाएं। श्री डूंगरगढ़ का पूरा प्रशासन आज यहां मौजूद है किसानों की आवाज सुनने के लिए। श्री
दिनेश कुमार जी श्री डूंगरगढ़ एसडीएम, श्री राजवीर सिंह जी श्री डूंगरगढ़ तहसीलदार, श्री रामेश्वर जी सारण श्री डूंगरगढ़ सीईओ, श्री अशोक जी विश्नोई श्री डूंगरगढ़ एसएचओ, पूरा